हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिलीव लर्निंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारा जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है उसका फर्स्ट चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते शुरू करते हैं इस चैप्टर का भी वन शॉट रिविजन। रिवीजन जो अब हम करने जा रहे हैं इसमें हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर में सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन लेना है किसका, इकोनॉमिक्स का। तो उसको हम वन बाय वन सब एक चीज़ों को पढ़ेंगे। तो अब देखिए इकोनॉमी क्या होती है। पहले इकोनॉमी के वर्ड जान लीजिए। व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी का मतलब होता है वो सभी फैक्टर्स जो जिस फैक्टर से आपकी जो सेटिस्फैक्शन है, आपकी जो नीड है वो फुलफिल होती है, वो सभी फैक्टर्स आपके क्या होते हैं, इकोनॉमी होते हैं। क्लियर? अब इसको हम नॉर्मल वर्ड्स में बोले तो ये आपकी मनी, ठीक। हमारे कुछ फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स के जरिए ये मनी जनरेट होती है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ठीक, एक्सचेंज और हमारा एंटरप्राइज। इन चार के जरिए हमारी क्या होती है, हमारी जो इकोनॉमी होती है वो जनरेट होती है, क्रिएट होती है। इन चारों के जरिए हमारी इकोनॉमी चल रही है, ठीक। प्रोडक्शन के जरिए, कंजम्पशन के जरिए और हमारा जो एक्सचेंज है और साथ में एंटरप्राइज। क्लियर? इकोनॉमी समझ में आई? इकोनॉमी को सीधे शब्द में बोले तो हमारा पैसा, ठीक है। अब जब हम इसी इकोनॉमी के ऊपर स्टडी करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्लियर? अब बात आती है कि इकोनॉमिक्स होती क्या, हम स्टडी क्या करते हैं। स्टडी करते हैं हम इकोनॉमी प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो अब इकोनॉमी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? तो इकोनॉमी प्रॉब्लम्स हमारी होती हैं, तीन होती हैं मेन। एक पहला तो है अनलिमिटेड वांट्स, दूसरा है हमारे अल्टरनेटिव यूजेस, तीसरा है स्कैर्सिटी। यानी कि हमारी ना बहुत सारी क्या होती हैं, वांट्स होती हैं जिसका फुलफिल करना बहुत मुश्किल है। हम हर इंसान की हर इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते क्योंकि उसकी बहुत सारी इच्छाएं हो सकती है, ऐसी ऐसी इच्छाएं जो कि हमने कभी सोची भी नहीं है, ठीक। तो उनकी विशेस, उनकी वांट्स को फुलफिल करना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब ज़रूरी ये है, हमें ये भी देखना रहता है कि हम सबसे पहले किसकी वांट को फुलफिल करनी चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए। दूसरा आ गया हमारा अल्टरनेटिव यूजेस। आप कोई भी सामान उठा के देख लो, एक तो हम इंडिया में रहने वाले, दूसरी चीज़ हम जुगाड़ू बहुत, ठीक। तो कोई भी सामान हो, छोटे से छोटा, मोटे से मोटा, उस सामान का हम एक से एक के 1000 काम तो निकाल ही लेते हैं, है कि नहीं? निकाल लेते हैं ना। खैर वैसे ही अगर हम बात करें, हर एक चीज़ के, हर एक रिसोर्सेज के बहुत सारे वर्क होते हैं। जैसे अगर हम बात करें जनरेटर, जनरेटर गाड़ियों में भी लगता है, आप फंक्शन के लिए भी यूज़ करते हो, हॉस्पिटल में भी यूज़ करते हो, इवन घर के लिए भी यूज़ करते हो, ठीक। तो जनरेटर का बहुत सारा काम है। लेकिन अभी करेंटली यूज़ कहाँ है? अभी मान लीजिए लाइट चली गई, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ है इस जनरेटर का? आपका हॉस्पिटल में, ना कि शादी में, ठीक है। तो आप इसको कहाँ यूज़ करोगे? हॉस्पिटल में यूज़ करोगे। तो ये डिसीजन लेना कि अभी हमारे रिसोर्स का मेन काम क्या है, तो वो काम करवाना उससे, ठीक, या उस चीज़ के लिए उसका प्रोडक्शन करना, या उस चीज़ के लिए उसका एक्सचेंज या कंजम्पशन करना। ये बात समझ रहे हैं आप? थर्ड इनका पॉइंट है स्केर्सिटी। स्केर्सिटी का मतलब होता है, स्केर्सिटी का मतलब होता है कमी। ये कमी तब आती है जब मार्केट में या लोगों में डिमांड ज़्यादा होती है प्रोडक्ट को लेके, और लेकिन उसकी सप्लाई क्या है, कम है। भाई हमारे पास यूनिट्स सिर्फ 500 है, लेकिन खरीदार हमारे पास 800 खड़े हैं, तो हम कहाँ से ये 500 यूनिट्स उन सब में बांट देंगे? नहीं बांट पाएंगे ना, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे तो यहाँ पे क्या हो रही है, स्केर्सिटी, इसके ऊपर भी स्टडी करना, इसके ऊपर भी स्टडी करना हमारा क्या है, इकोनॉमिक्स है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन, ये बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, ये शॉर्ट चैप्टर है, तो ये जल्दी ही आपका कंप्लीट हो जाना है। नेक्स्ट इसमें हम अगर बात करें, आपका आता है सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो देख ली, अब सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है कि हर देश की, कहते नहीं हर घर की कहानी, वैसे हर देश की कहानी। ये क्या है,
सबसे पहला हर कंट्री में, मतलब जब वो प्रोडक्शन करने चलते हैं, भाई देखो प्रोडक्शन करने के लिए पैसा कौन आपको दे रहा है, कौन परमिशन दे रहा है, आपकी गवर्नमेंट। तो वो जब प्रोडक्शन करने चलती है या करवाने चलती है, तो पहले सबसे पहले हमारे प्रोडक्शनिस्ट के माइंड में आता है कि हमें प्रोडक्शन करना क्या चाहिए। ठीक, हमें करना क्या चाहिए। अब जाहिर सी बात है, पहले तो आप ये देखो कि आपको ज़रूरत किसकी, आप प्रोडक्शन किसके लिए करवाना चाहते हो। हमारे जो लोग हैं, जनता है, उनके लिए, या जो हमारे वॉरियर्स हैं उनके लिए। अब अगर आपकी कंट्री ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉर होती रहती है, तो आप जाहिर सी बात है आप सबसे पहले वॉर इक्विपमेंट्स को बनाना पसंद करोगे और उसका प्रोडक्शन ज़्यादा रखोगे। ठीक, वहीं पे लोगों का जो प्रोडक्शन है, लोगों के लिए जो प्रोडक्शन है, उसको थोड़ा कम कर दोगे। क्लियर। लेकिन हो क्या रहा है, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन जो आपका है, क्या नाम है, आपके वॉर का, आपकी ऐसी कंट्री है जहाँ पे वॉर ज़्यादा नहीं होती है, मतलब वॉर अभी हो भी नहीं रही है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अभी लोगों का प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर हम दे दें, आपके जो यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रही है, वहाँ पे अभी लोग क्या पसंद कर रहे होंगे, वहाँ पे अभी लोग चाह रहे होंगे वॉर इक्विपमेंट्स ज़्यादा बने। ठीक, या उनके से जुड़े जो हेल्प कर रहे हैं वो उनको वॉर इक्विपमेंट्स ज़्यादा प्रोवाइड कराएंगे। क्यों? क्योंकि अभी उसकी नीड ज़्यादा है हमें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हमने व्हाट टू प्रोड्यूस तो डिसाइड कर लिया। ठीक, अब हम देखेंगे हाउ टू प्रोड्यूस, हमें प्रोडक्शन करना कैसे है। अब प्रोडक्शन आप करोगे कैसे, प्रोडक्शन करने के लिए आप डिसाइड करते हो आपको आप फाइनेंशियल रिसोर्सेज यूज़ करोगे या तो फिर आप ह्यूमन रिसोर्सेज यूज़ करोगे। जिस कंट्री के पास जो ज़्यादा होता है वो वही यूज़ करता है। अब जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो क्या करेगी, ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज़ करेगी। ऐसे यूएसए की बात करें, यूएसए में पैसा ज़्यादा है तो वो फाइनेंस का यूज़ करेंगे, यानी कि मैकेनिकल काम करेंगे, मशीन्स के ज़रिए काम करेंगे। राइट, तो हाउ टू प्रोड्यूस्ड भी डिसाइड करना रहता है। जब आपने ये डिसाइड कर लिया, अब आप डिसाइड करते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस्ड। आपने देखा होगा कोई भी प्रोडक्ट बनता है उसकी वैरायटीज आती हैं, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक, ये क्यों बनाया जाता है, ताकि आपके लोअर लेवल, ठीक, मिडल लेवल, आपके अपर लेवल, ये तीनों ही लेवल के जो मेंबर्स हैं, जो पीपल हैं, वो क्या कर सके, वो हर एक प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सके। ठीक है भाई, जो सबसे बड़ी वाली बॉटल है, जैसे अगर हम बात करें आपके चॉकलेट की, जो जैसे 120, 60 ये वाली चॉकलेट है, ये भाई जो सबसे बड़े अमीर होंगे वही पर डे या हर हफ्ते अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक, जो मिडिल क्लास है वो क्या करेगा, महीनों में, सालों में एक बार कभी खा ले तो बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक, या दूसरी चीज़ अगर हम बात करें इनकी, तो ये 20-25 इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं। ठीक, अगर बढ़ भी गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, लेकिन आपके जो इससे भी लो कास्ट के हैं वो क्या करेंगे, वो तो ये 5, 10, 20 बस, उनके लिए तो इतना ही बहुत है। राइट, ताकि हर एक लेवल के लोग हर एक टाइप के प्रोडक्ट का यूज़ कर सकें, इसलिए हमने क्या किया, इनका प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन किया। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और, इसको एक और एग्जांपल से हम बता सकते हैं, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। आप यहाँ पे ये भी देखते हो आप किसके लिए प्रोड्यूस करने जा रहे हो। आपने देखा होगा आपके हर जगह जब भी कोई भी एडवर्टीजमेंट होता है तो हर जगह यंगर एज के लिए ही प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। आपने कभी ये नहीं सुना कि ये घर में जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके लिए हमने प्रोडक्ट तैयार किया, या आपने ऐसा कुछ नहीं सुना होगा। या सर्वे के लिए भी लोग आते तो उनके लिए नहीं आते, यंग स्टेज वालों के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी यंग यूथ ज़्यादा है अभी करंट सिचुएशन में। क्लियर? तो ये तो थे हमारे सेंट्रल इकोनॉमी प्रॉब्लम्स जो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं इसी के आगे, हमारी जो इकोनॉमी है वो उसकी दो ब्रांचेस हैं। एक तो होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स बात करती है इंडिविजुअल चीज़ों के ऊपर, कि ये इंडिविजुअल चीज़ के ऊपर हमें देखना है, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल इनकम। ठीक, उसके ऊपर बात करना क्या हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो छोटी चीज़ों पे बात करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ये बड़ी चीज़ों पे बात कर रहा है, होल चीज़ों पे बात कर रहा है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट इनकम, एग्रीगेट
वो सप्लाई, ठीक, इन सब चीज़ों पे बात करना क्या है, एग्रीगेट चीज़ों पे बात करना, होल चीज़ों पे बात करना, ठीक है। अब इसका एक और हम आपको छोटा सा वो बता दें, आपका जो माइक्रो का आई है वो डिफाइन करता है इंडिविजुअल्स को, और मैक्रो का जो ए वर्ड है, ए लेटर है, वो बताता है एग्रीगेट्स को। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि माइक्रो करता है कि मैक्रो करता है, ठीक है। ये तो ब्रांचेस हो गए। ब्रांचेस के बाद आती है बात हमारे सामने कि हमारी जो इकोनॉमी है उसका नेचर क्या होता है। इसके दो नेचर होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव नेचर, एक होता है नॉर्मेटिव। कहते नहीं है कि इसके दो रूप हैं, ठीक। तो एक पॉजिटिव है और एक नॉर्मेटिव है। पॉजिटिव जो नेचर है वो कहता है कि भाई जो हो गया वही सही है, यानी कि वो फैक्ट बातें देखता है, क्या हो सकता था, क्या होने वाला था, या क्या नहीं हुआ, उससे इसका लेन देन नहीं रहता। इसका लेन देन है प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है, उस पर हम बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। वहीं पे नॉर्मेटिव होता है, नॉर्मेटिव कहता है ये हो सकता था, तुम थोड़ा और करने थे, ठीक। जैसे हमारे क्या होता है ना, जब आप मार्क्स वगैरह की बात करो, जब आप थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करते हो, मान लीजिए आपके 75% आ गए या 79% आ गए, तो क्या बहुत अच्छा है रिजल्ट, लेकिन थोड़ी सी और मेहनत कर लेते ना तो तुम 85 क्या तुम 90 पार कर लेते। जिस तरीके से मैं बताता था ना वैसे अगर तुमने पढ़ाई करी होती तो तुम इतना कर लेते, ठीक है। तो ये क्या है, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमने क्या रिजल्ट लाके दिखाया, हमारा प्रीवियस क्या रिजल्ट था और अब क्या रिजल्ट है, उसका वो नहीं देख रहे कि इम्प्रूवमेंट हुई है कि नहीं हुई है, बच्चा क्या कर रहा है। उनको ये है कि तुम अगर ऐसे करते तो ये हो सकता था, अरे जो प्रेजेंट है उस पर बात करो। तो वो कौन करता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक करती है। नॉर्मेटिव आपके क्या हो सकता था, क्या होना चाहिए था, वो एक तरीके से जजमेंट करती है, एक तरीके से आपको सोल्यूशन देती है, ठीक है। और पॉजिटिव आपके फैक्ट चीज़ों पर बात करता है। ये बात समझ में आई। ये तो थे हमारी इकोनॉमिक की बातें। अब हम इसी पे बात करते हैं प्रोडक्शन पर। प्रोडक्शन में आता है आपका पीपीसी, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये क्या होता है इसके ऊपर बात करते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है कि हम प्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं। देखिए हमें ना कुछ रिसोर्सेज दे दिए गए कि आपके पास ये रिसोर्सेज हैं, आप इन रिसोर्सेज और टेक्निक्स के जरिए 2 प्रोडक्शन कर सकते हैं मैक्सिमम, ठीक। तो अब इन 2 का कॉम्बिनेशन बना के चलना कि आप इसको इतना करोगे, इसको इतना करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो पॉसिबिलिटी बन रही है प्रोडक्शन करने की वो क्या है, पहले चार्ट देख लीजिए। चार्ट क्या कह रहा है कि आप मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना कर सकते हो, 10 कर सकते हो इन टेक्निक्स और रिसोर्सेज से। किसी भी एक यूनिट का, यानी कि टोटल यूनिट्स कितने बना सकते हो, 10 बना सकते हो, ठीक। एग्जाम्पल, तो आपने वीट और कॉर्न का प्रोडक्शन कर रहे हो, वीट का कर रहे हो 0 और कॉर्न का आपने पहले कॉम्बिनेशन में, ए कॉम्बिनेशन में क्या किया, 10 किया, ठीक। दूसरे कॉम्बिनेशन में क्या किया आपने, बी का प्रोडक्शन एक लेवल बढ़ा दिया, ए का, वीट का, और कॉर्न का एक लेवल कम कर दिया, ठीक। दूसरे उसमें क्या करा आपने, एक लेवल और बढ़ा दिया और यहाँ पे 2 लेवल घटा दिया। तीसरे वाले में आपने फिर से एक और बढ़ा दिया और 3 कम कर दिया। तो आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आप देख रहे हो जितना आप घटा रहे हो उतना ही आप बढ़ाते भी जा रहे हो, ठीक है। अगर आप इधर कम कर रहे हो तो इधर आप बढ़ा भी रहे हो, क्योंकि आपको एक बैलेंस लेके चलना है। समझ रहे बात को आप। तो इसी को निकालने को, ये जो रेशियो निकल के आता है ना, उसी को क्या कहते हैं, MRT। MRT का मतलब होता है मार्जिनल रेट्स ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक। इसका जो फॉर्मूला होता है MRT का, वो होता है सेक्रीफाइस डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन, यानी कि कितना लॉस किया है, चेंज इन लॉस एंड चेंज इन गेन। कितना लॉस किया है, लॉस हुआ है -1, ठीक, और गेन हुआ है प्लस इतना 1, ठीक। फिर दूसरे वाले में तुमने 1:1 लिखा, फिर लॉस कितना हुआ है 2 का, गेन 1 का हुआ तो 2:1, फिर लॉस 3 का, गेन 1 का 3:1। समझ रहे बात को। तो यहाँ पे क्या है, MRT का फॉर्मूला समझ में आया, MRT क्या होता है, क्लियर। इसको अब एक ग्राफ के जरिए देखते हैं। तो ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट, ये D पॉइंट, ठीक है। जब
0 पॉइंट पे था तो 10 प्रोडक्शन चल रहा था, जब 1 पे आया तो 9 हो गया, जब 2 पे आया तो 7 हो गया। ठीक है, ये कॉर्न का प्रोडक्शन, सॉरी ये आपका उसका प्रोडक्शन बता रहा है, वीट का, और ये कॉर्न का प्रोडक्शन बता रहा है। ठीक ऐसे जब आप 3 पे आए तो आपने कितना प्रोडक्शन कर दिया, 4 कर दिया। जब आप 4 पे आए तो आपने प्रोडक्शन 1 कर दिया। क्लियर? तो ये समझ में आई बात कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है। अब ये जो कर्व है ये शिफ्ट भी होता है और रोटेट भी होता है। अब वो कैसे होता है देख लीजिए। अब देखते हैं चेंज इन कर्व और रोटेशन इन कर्व क्या होता है। चेंज का मतलब रोटेशन, शिफ्ट, ये है शिफ्ट का और ये है रोटेशन। अब देखिए शिफ्ट क्या होता है। शिफ्ट होता है तब जब आपकी जो रिसोर्सेस हैं, आपकी जो टेक्निक्स हैं, ये पूरी तरीके से क्या हो गई हैं, या तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गई हैं। आपके पास रिसोर्सेस, आपका जो बजट है वो क्या हो गया है, इंक्रीज कर गया है। तब क्या होता है, आपकी पूरी की पूरी डिमांड, आपकी जो डिमांड बोल रहे हैं, आपका जो पूरा का पूरा कर्व है, पीपीसी कर्व, वो क्या हो जाएगा, अपवर्ड यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट हो जा रहा है। ठीक, यानी कि अगर वो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है इसका मतलब इंक्रीज हुआ है, ठीक है, आपके रिसोर्सेस में। और अगर वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने का मतलब होता है डिक्रीज होना, कि आपके जो रिसोर्सेस हैं उसमें कुछ अब कमी आ गई, जिसके वजह से अभी तक के आपके पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का मतलब यूनिट्स कितने थे, आप 10 यूनिट्स बना सकते थे। अब कितना हो गया, अब सिर्फ आप 8 यूनिट्स बना सकते हो, क्योंकि आपके पास टेक्निक्स कम हो गई है, रिसोर्सेज कम हो गई बाय एनी रीजन। ऐसे ही अभी तक आप 10 यूनिट्स बना सकते थे, अब आप 15 कर सकते हो। मान लीजिए प्रॉफिट हो गया आपको, जो भी हो रीजन जिसकी वजह से आपके रिसोर्सेज और टेक्निक्स इंक्रीज कर गए। तो जब भी चेंजेस इन रिसोर्सेज एंड टेक्निक्स आता है तो आपकी जो आपका जो कर्व है वो क्या कर जाता है, शिफ्ट कर जाता है। क्लियर? अगर अच्छा हुआ, इंक्रीज करा है तो राइट वर्ड, डिक्रीज करा है तो लेफ्ट वर्ड। क्लियर? रोटेशन क्या होता है, रोटेशन होता है जब आपके जो कर्व है, ठीक, पीपीसी कर्व, वो क्या करता है, रोटेट करता है। रोटेट करने का मतलब एक एक्सिस पे, मान लेते हैं चेंजेस, जो पी वाला सेक्शन है, मान लेते हैं वाई एक्सिस पे जो प्रोडक्शन यूनिट है, प्रोडक्शन है, उसके लिए यूनिट्स और उसके लिए रिसोर्सेज और टेक्निक्स हैं, अवेलेबल हैं। लेकिन एक्स एक्सिस, जैसे मान लेते हैं कॉर्न एक्स एक्सिस पे था ना अभी प्रीवियस वाला चार्ट पे, तो कॉर्न के लिए जो प्रोडक्शन है, मशीन है, वो क्या हो गई, खराब हो गई, जिससे कि अब आप ज़्यादा प्रोडक्शन इससे नहीं कर सकते। तो जब ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते तो किसका प्रोडक्शन लेवल कम हुआ, एक्स एक्सिस पे। तो चेंजेस कहाँ से डिमेंशन हो रहा है, एक्स एक्सिस पे कम हुआ है, तो ये इधर रोटेट किया, और अगर इंक्रीज कर गया तो ये आगे बढ़ जाएगा। क्लियर? सेम ऐसे ही अपोजिट हो जाएगा, अगर आपका वाई एक्सिस के रिसोर्सेस कम हुए हैं तो वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, और अगर वाई एक्सिस के रिसोर्सेस इंक्रीज करें तो वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, लिफ्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आई? ये थे हमारे शिफ्ट इन कर्व और रोटेशन इन कर्व। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इस चैप्टर में आपका जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। यही था इस चैप्टर का पूरा वन शॉट रिविजन। आता है इस चैप्टर में वो आता है डिमांड, कि डिमांड क्या होती है। तो डिमांड के ऊपर पहले बात करते हैं। तो डिमांड कुछ भी नहीं है, हम लोग नॉर्मली बोलते हैं हमारी वांट। ठीक है, तो इकोनॉमिक में इसको अच्छे से सिंप्लीफाई किया गया कि डिमांड वो होती है जिस पे आपकी वांट हो, वांट होनी तो ज़रूरी है, साथ ही साथ आपकी विलिंगनेस टू परचेज भी हो, कि आप क्या कर रहे हो, उस चीज़ को परचेज करने की इच्छा भी रख रहे हो, और साथ ही साथ आप एबल टू परचेज भी हो, कि आप उस चीज़ को आप परचेज कर सको। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हमें एक न्यू फ़ोन परचेज करना है, ठीक है, मैं मतलब मान लेते हैं मुझे आईफोन प्रो परचेज करना है, 11 प्रो, ठीक है, तो आईफोन 13 प्रो बोल देते हैं, आईफोन 13 प्रो जो इतना महंगा है उसको परचेज करना है। तो उसको परचेज करने की मेरी वांट है, ठीक टिक, लेकिन मेरी विलिंगनेस भी है कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं वो परचेज कर लेती। क्या मैं एबल हूँ परचेज करने के लिए? नहीं, तो वो मेरी डिमांड नहीं हो सकती है। ठीक है, ऐसे ही अगर एग्जाम्पल कहें कि अगर मुझे क्या खरीदने हैं, अपने नोट्स
खरीदने, मतलब अपनी बुक्स खरीदने, जो कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मेरी वांट भी है, मेरी इच्छा है बुक्स खरीदने की, साथ ही साथ मैं एबल भी हूँ उसको परचेज करने के लिए, तो वो क्या हो गया, मेरी डिमांड हो गई। क्या ये चीज़ क्लियर हो गई? ग्रेट। अब डिमांड का लॉ है, क्या नाम है, डिमांड के ऊपर एक लॉ है, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि हमारा जो प्राइस और हमारी प्राइस ऑफ कमोडिटी है और जो हमारी डिमांड ऑफ कमोडिटी है, ठीक है, इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन कैसा चलता है? इन्वर्स रिलेशन का मतलब अगर प्राइस कम है तो डिमांड हाई होगी, अगर प्राइस हाई है तो डिमांड कम होगी। ठीक, दोनों में अपोजिट रिलेशन चलता है, एक तरीके से बोल सकते हैं इन दोनों की बनती ही नहीं है। ठीक है, अगर प्राइस कम है तो डिमांड हाई होगी, अगर डिमांड कम है तो इसका मतलब प्राइस हाई है। ठीक है, जिसकी वजह से डिमांड कम होती है। तो अब यहाँ पे देखिए, इसी इन्वर्स रिलेशन को एक वर्ड से जाना जाता है, सेटरिस पैरिबस। क्या पता आपके ऑब्जेक्टिव्स में आ जाए, तो इसको ज़रा ध्यान रखिएगा, सेटरिस पैरिबस क्या होता है। इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स देन डिमांड of a commodity increases, यानी कि quantity of a commodity increases. If demand of a price increases, sorry, demanding price of a commodity increases, then demand of a commodity decreases. ठीक है, तो उसी को इन्वर्स रिलेशन बोला जाता है, जिसको सेटरिस पैरिबस बोला जाता है। क्लियर? अब यहाँ पे इसको हम एक कर्व, इसका कर्व और शेड्यूल क्या होता है, जो डिमांड शेड्यूल होता है टेबल, जो इस फॉर्म में हमने तैयार करी है। मैंने बहुत ही अच्छे से नहीं क्लियर किया, बट हाँ, टेबल फॉर्म में जो हम तैयार करते हैं वो होता है हमारा शेड्यूल, मींस प्राइस। यहाँ पे क्या बता रहा है, एक कंज्यूमर है जो 10 रुपये का जब सामान प्राइस था एक कमोडिटी का, तो वो 2 खरीदता था। जब 7 रुपये की उसकी प्राइस होगी उसी कमोडिटी की, तो वो 4 खरीदने लगा। जब वही सामान 5 रुपये का हो गया तो वो 6 खरीदता है। सेम एज, अब इसी शेड्यूल को आप जब कर्व में दिखाते हो, ठीक है, एक ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं, तो उसे कहते हैं कर्व या डिमांड कर्व। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये कर्व क्या कह रहा है, ये प्राइस डिफाइन कर रहा है, ये डिमांड बता रहा है। अब डिमांड हमेशा नीचे, यानी कि बेस, जो बेस होता है वो हमेशा नीचे होता है। क्लियर? तो हमारा डिमांड क्या, हमारा बेस है ना, और चेंजेस जिसमें आती हैं उसके किसके चलते हम अपने बेस को बदलते हैं, प्राइस के चलते बदलते हैं, तो वो ऊपर रहेगा। ठीक है, जिसके चलते चेंजेस आते हैं वो हमेशा वाई सेक्शन पे होगा, और जो बेस है हमारा वो हमेशा एक्स सेक्शन पे होता है। क्या ये पॉइंट क्लियर? ओके। अब देखिए, ये जो ए पॉइंट, बी पॉइंट और ये सी पॉइंट है, यहाँ पे क्या हुआ है, जब प्राइस 10 रुपये थी एक कमोडिटी की तो 2 खरीदा जा रहा था, और जब हमारी प्राइस कितनी हो गई, क्या नाम है, जब प्राइस 7 रुपये हुई तो 4 खरीदी जा रही हैं, और जब प्राइस 5 हो गई तो 6 कमोडिटीज खरीदी जा रही हैं। वही बात यहाँ पे ग्राफ के फॉर्म में बताई गई है। आपका इस ग्राफ से एक चीज पता चलती है कि आपका जो डिमांड कर्व है, डिमांड स्लोप है, वो हमेशा डाउनवर्ड होगा। ठीक है, डाउनवर्ड होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? अब बात करते हैं इसके आगे के टॉपिक्स के ऊपर, डिमांड के आगे के कर्व्स के ऊपर। तो उससे पहले हम देख लेते हैं डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन हमारा ये होता है, डिमांड फंक्शन का मतलब होता है कि हमारा जो डिमांड है वो किस रिलेशन में रिलेट करता है। तो ये PXMTA, PX का प्राइस ऑफ कमोडिटी, M का मतलब इनकम, टेस्ट या एडवर्टीजमेंट, यानी कि कहने का सिंपल से रीज़न ये है कि डिमांड इन सभी चेंजेस से क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। अगर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी से चेंज होती है, इनकम, टेस्ट और एडवर्टीजमेंट से चेंज होती है। ठीक है, अब इन्हीं फैक्टर्स के ज़रिए क्या हो रहा है, मान लेते हैं हमारी जो इनकम है, परचेजिंग पावर मतलब परचेजिंग इनकम है, वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो आपकी जो डिमांड क्या है, ये डिमांड है आपकी। ठीक, ये डिमांड क्या हो गई, आपकी डिमांड, प्राइस वही चल रही है लेकिन आपकी इनकम इंक्रीज हो गई। प्राइस कितनी थी, मान लीजिए आपकी 10 रुपये है। ठीक, प्राइस 10 रुपये है, पहले आप 100 रुपये आप खर्च करते थे एक सामान को परचेज करने में। ठीक है, आपकी इनकम 100 रुपये थी तो आप 10 रुपये खर्च करते थे, और ठीक, अब आपकी इनकम 200 रुपये हो गई है, तो अब आप कितना खर्च करने के लिए तैयार हो, 200 रुपये खर्च करने के लिए तैयार हो। तो प्रोडक्ट की प्राइस वही है, लेकिन 20 रुपये हम बोलने वाले थे,
प्रोडक्ट की प्राइस वही है, लेकिन क्या हो गई, क्वांटिटी ऑफ डिमांड इंक्रीज कर गई है ना, तो ये क्या हो गई, आपका डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया है राइटवर्ड, यानी कि आपकी डिमांड इंक्रीज हुई है। ठीक है, अगर वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, इधर साइड शिफ्ट हो रहा है, तो इसका मतलब रीज़न ये है कि आपकी जो डिमांड है वो कम हो गई। कम का रीज़न हो सकता है या तो आपकी इनकम में कुछ दिक्कत आ गई, आपकी इनकम कम हो गई, या आपका टेस्ट बदल गया है। ठीक है, बहुत से ऐसे रीजंस होते हैं, यानी कि प्राइस कांस्टेंट है बट डिमांड क्या हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है। ये होता है शिफ्ट इन डिमांड, या इसको बोल सकते हो आप इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड। ये दोनों ही टॉपिक्स आप इसे बोल सकते हो। क्या ये चीज़ क्लियर? ग्रेट। नेक्स्ट बात करते हैं रोटेशन इन डिमांड, यानी कि अगर हम बात करें रोटेशन की, ये रोटेशन को बताता है। मान लेते हैं प्राइस आपकी फिक्स्ड है, ठीक, आपने क्या लिया, आप कोक लेते हो 20 रुपए की मिलती है, ठीक, आप पहले कितनी ले रहे थे, 5 ले रहे थे। अब क्या हो गया, आपकी जो क्वांटिटी है वो क्या हो गई, आपकी किसी भी रीज़न से आपकी डिमांड, प्राइस वही चल रही है लेकिन डिमांड बढ़ गई आपकी, आपने इंक्रीज हो गई आपकी प्राइस। ठीक है, प्राइस इंक्रीज हो गई या क्वांटिटी इंक्रीज कर दी आपने, कोई कुछ भी फैक्टर्स में चेंजेस आ गए तो आपने उसकी क्वांटिटी क्या कर दी, बढ़ा दी है। ठीक है, आपको मान लीजिए और ज़्यादा पसंद आने लगी तो आपने क्या किया, क्वांटिटी को बढ़ाया ना कि प्राइस को, क्वांटिटी बढ़ाया ना। तो जब वो आगे बढ़ता है, यानी कि जब कोई चेंजेस आ रहा है सिर्फ और सिर्फ एक्स फैक्टर में, तो उसे आप क्या कहते हो कि ये क्या हो गया है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका शिफ्ट वो रोटेशन है, वो राइटवर्ड हो रहा है ऑन एक्स एक्सिस। सेम एज अगर आपका क्या हो रहा है, आपकी जो प्रोडक्ट का टेस्ट है, मान लीजिए आपको अब ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है, आपका चेंजेस सिर्फ एक्स एक्सिस पे आ रहा है, तो वो क्या हो गया, आपका क्वांटिटी आपकी अब क्या हो जाएगी, सिर्फ यहाँ पे आ जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर? वहाँ पे क्या था, वहाँ पे आपका जो रिसोर्स है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपके रिसोर्सेज बढ़ गए थे, यहाँ पे रिसोर्सेज बढ़ रहे थे या घट रहे थे, जिसकी वजह से आपकी डिमांड कर्व क्या हो रही थी, इंक्रीज या डिक्रीज हो रही थी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके जो रिसोर्सेज हैं सिर्फ एक एक्सेस के कम या ज़्यादा हो रहे हैं। यही चीज़ अगर अपोजिट हो जाए प्राइस में, तो प्राइस अगर ऊपर, क्वांटिटी वही है, प्राइस ऊपर नीचे हो रही है, तो सेम इसका अपोजिट ग्राफ बनता। ठीक है, तो ये समझ में आया रोटेशन क्या होता है और शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या होता है। क्लियर? अगर आप इसको और डिटेल में चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, इसका हमने पूरा लेक्चर बताया है कैसे क्या होता है, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। एक और टॉपिक आता है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कमी होना डिमांड में, एक्सपेंशन का मतलब होता है डिमांड का इंक्रीज होना। ठीक है, ज़्यादा होनी डिमांड। जब आपकी एक डिमांड कर्व पे ही ऊपर नीचे आप करते रहो तो उसे क्या कहोगे, कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारी पहले प्राइस कितनी थी, 5 रुपये थी। हम एक बिस्किट लेने जाते थे, उसकी प्राइस 5 रुपये थी, वो परचेज करते थे, लेकिन क्या हुआ, 5 रुपये थी तो हम उसको 2 परचेज करते थे। अब उसी की प्राइस क्या हो गई है, कम हो गई, 4 रुपये हो गई, तो अब हम 3 परचेज करते हैं। कितना परचेज करते हैं, 3 परचेज करते हैं। जब 3 परचेज करेंगे, जब वो 3 रुपये हो गए, आप इस पे आ जाओगे ना बी पॉइंट पे, यानी कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। क्लियर? क्वांटिटी ऑफ डिमांड आपकी इंक्रीज कर रही है। अगर इसका अपोजिट हो जाए, पहले 5 का मिलता था, अब 7 का मिलने लगा, तो अब क्या करोगे, क्वांटिटी कम कर दोगे, जहाँ 2 लेते थे वहाँ 1 ही लोगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आप सी की तरफ बढ़ गए, ऊपर चले गए, यानी कि एक डिमांड के ऊपर ही ऊपर नीचे कर रहे हो, यानी कि जो भी फ्लक्चुएशन आ रहा है डिमांड कर्व पर ही आ रहा है, डिमांड कर्व ऊपर नीचे नहीं जा रहा कहीं और, डिमांड कर्व पे ही सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये क्या हो गया, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। क्या ये पॉइंट क्लियर? अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के पॉइंट है हमारे कुछ गुड्स के ऊपर। हमारे कुछ अलग अलग टाइप के गुड्स होते हैं, लाइक नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नॉर्मल गुड्स हम उसे कहते हैं, देखिए नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स, इन दोनों का ही रिलेशन किससे होता है, हमारी इनकम से होता है। ठीक है, अगर हमारी नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं, अगर हमारी इनकम इंक्रीज हुई तो डिमांड भी इंक्रीज करेगी, अगर हमारी इनकम डिक्रीज हुई तो डिमांड भी डिक्रीज करेगी। ये हमारे नॉर्मल गुड के साथ ऐसा होता है। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं सिंपली, हमारी इनकम हम मिल्क, ये हमारे लिए बहुत नॉर्मल है,
ठीक है। अगर हमारी इनकम इंक्रीज करी तो हम मिल्क 2 पैकेट परचेज करेंगे। अगर हमारी पहले क्या थी, हमारी इनकम 100 रुपये थी, जो पर डे की इनकम थी वो 100 रुपये थी, तो हम 1 पैकेट परचेज करते थे। अब पर डे इनकम हमारी 500 रुपये हो गई, इनकम इंक्रीज करी, अब हम 2 पैकेट्स परचेज कर सकते हैं, डिमांड डिक्रीज करी, राइट। अब हमारी पहले 100 रुपये इनकम थी, अब कितनी हो गई हमारी 50 रुपये इनकम हो गई। तो अब हम पहले 1 लेते थे, अब हम थोड़ा और छोटा पैकेट परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गई, डिमांड डिक्रीज कर गई, यानी कि इनकम के साथ इनका रिलेशन, इनकम इंक्रीज हुई, डिमांड डिक्रीज, इनकम डिक्रीज तो डिमांड डिक्रीज। ये पॉइंट क्लियर। इंफीरियर गुड्स वो होते हैं जिनका इनवर्स रिलेशन होता है इनकम और डिमांड में, ठीक। यानी कि अगर इनकम इंक्रीज हुई तो डिमांड डिक्रीज होगी, अगर इनकम डिक्रीज हुई तो डिमांड इंक्रीज होगी। ऐसे कौन से गुड्स होते हैं, जैसे अगर हम बात करें, आप नॉर्मल जो 50 रुपये वाली चप्पल होती है, आप वो स्लीपर्स घर में पहनते हो अभी, क्योंकि आपकी इनकम इतनी अच्छी नहीं है, पर डे की इनकम आपकी 100 रुपये है, ठीक। जैसे ही पर डे इनकम आपकी 1000 रुपीज़ हो गई, तो अब आपकी जो है, अब आप घर में पहनने के लिए चप्पल कौन सी, पूमा, फ्लाइट, ये वाली आप क्या कर रहे हो, इन सब कंपनीज की चप्पल पहनना शुरू कर रहे हो। तो क्या हुआ, इनकम इंक्रीज हुई, जो आप स्लीपर्स 50 रुपीज़ वाले पहनते थे वाली, अब उसकी डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई ना। तो ऐसे गुड्स हो गए, वो क्या होते हैं, आपकी इंफीरियर गुड्स होते हैं, ठीक। सेम एज आप क्या कहो, आपका जो इनकम है, अगर हम बात करें, इनकम आपकी बहुत कम है, पहले बहुत अच्छी थी तो आप गोल्ड का सामान परचेज कर लेते थे, अब ऐसी इनकम आपकी घटी है कि अब आप वो परचेज ही नहीं कर सकते, तो अब आप क्या करते हो, उसका सबसे मतलब जो आपके आर्टिफिशियल होते हैं वो परचेज करते हो। तो क्या हुआ, इनकम डिक्रीज हुई तो डिमांड इंक्रीज हुई, ठीक है। इनकम डिक्रीज हुई तो जो आपके जो लोएस्ट मतलब इंफीरियर गुड्स, वो गुड्स हो गए जो बहुत ही लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं, और नॉर्मल गुड्स वो होते हैं जो आप रेगुलर टाइम पे यूज़ करते हो। चाहे अगर इनकी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी इंक्रीज कर जाएगी, अगर इनकम डिक्रीज होगी तो डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन इंफीरियर वो गुड्स होते हैं जो इनकम के बेस पे आप यूज़ करते हैं। अगर इनकम बहुत अच्छी है, ठीक, तो इंफीरियर गुड्स आप यूज़ नहीं करोगे। अगर इनकम आपकी बहुत कम है तो आप इंफीरियर गुड्स का ही यूज़ करते हैं, ठीक। इंफीरियर गुड्स लाइक लोकल गुड्स, ठीक है। सब्सटीट्यूट्स की अगर हम बात करें, सब्सटीट्यूट गुड्स वो होते हैं, जैसे आप लोगों ने वॉर फिल्म देखी होगी, ठीक है। सब्सटीट्यूट्स गुड्स लाइक दिस, ठीक, यानी कि टी एंड कॉफ़ी एक साथ रह नहीं सकते, है ना, तो एक साथ नहीं रह सकते, यानी कि अगर हमारी टी है और कॉफ़ी है, ये दोनों ही क्या है, सब्सटीट्यूट गुड्स हैं। टी, अगर हमें टी नहीं मिलती है तो हम किसकी तरफ चले जाएंगे, कॉफ़ी की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि हमें मॉर्निंग ड्रिंक के लिए क्या चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए। अगर हमें टी नहीं मिल रही है तो हम कॉफ़ी की तरफ चले जाएंगे, और अगर कॉफ़ी भी नहीं मिल रही तो हम ग्रीन टी की तरफ चले जाएंगे, राइट। ये क्या है, हमारे सब्सटीट्यूट्स हो गए। ऐसे ही और सब्सटीट्यूट्स बताएं, जैसे पेप्सी और कोका कोला और मिरिंडा, ये सब क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स ही तो है, बट क्या है, सब्सटीट्यूट्स है, अलग अलग फ्लेवर है, वैरायटीज़ है। जब आपको एक ही टाइप, एक ही कैटेगरी के बहुत सारी वैरायटीज मिल जाए तो वो सब्सटीट्यूट गुड्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज लाइक हम साथ साथ हैं फिल्म, ठीक, लाइक पेन और इंक, पेट्रोल और कार, ये क्या है, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर पेन है, इंक नहीं है उसमें, तो वो किसी काम का नहीं है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम दें, हमारा फ़ोन है, उसमें नेट नहीं है, तो वो एकदम सिर्फ और सिर्फ डब्बा लगेगा और कुछ नहीं, डब्बे से बड़ा कुछ नहीं, उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं हम। फ़ोन में नेट है, पैसे हैं बात करने के लिए, तो बहुत अच्छा फ़ोन है, अच्छा वर्क करता है। अगर नहीं है तो ना आप कॉल कर सकते हो, ना कुछ सर्च कर सकते हो, ना कोई इंटरटेनमेंट, तो वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से फ़ोन और इंटरनेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ कि गुड्स कितने टाइप्स के होते हैं, ये क्या होते हैं? ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस डिमांड में यानी कि आप देखते हो कि आपकी डिमांड कितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, कितना ज़्यादा वो स्प्रेड हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे भी आप ये चेक करते हो कि आपकी जो डिमांड है वो कितनी ज़्यादा चेंज हुई है किसी की प्राइस कम होने पे। पहले अगर 10 रुपये का सामान है तो हम 5 क्वांटिटी लेते थे, तो अगर वो 15 रुपये का हो गया है, वही प्रोडक्ट 15 रुपये का हो गया, तो अब हम 3 लेते हैं, तो कितना चेंजेस आया, कितना परसेंट आया, कितना ज़्यादा चेंजेस आया। तो वही क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। इसको कैलकुलेट करने के 3 प्रोसेस होते हैं, जिसमें आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको है
वो है प्राइस इलास्टिसिटी और पॉइंट इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी को आप परसेंटेज इलास्टिसिटी भी बोलते हो, ठीक है, परसेंटेज मेथड से भी जानते हैं। पॉइंट इलास्टिसिटी को आप आर्क इलास्टिसिटी और ज्योमेट्रिक मेथड के जरिए से भी जानते हैं, ठीक है। एक होता है आपका टोटल आउटले मेथड, जो इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, बट हाँ इनको आप पॉइंट्स में लिख सकते हो। प्राइस इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो मेन फॉर्मूला आपका ये होता है, इसको एक्सपैंड करके हमने यहाँ पे सिर्फ बताया है, ठीक। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालने के लिए कैसे किया करना है, चेंज इन क्वांटिटी, जितना भी चेंजेस आया है, जो चेंजेस आया है वो, और जो आपकी ओरिजिनल प्राइस थी वो, उसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकल के आ जाएगा। प्राइस कैसे निकालना है, जितनी प्राइस में चेंजेस आई है और उसको डिवाइड कर दीजिए ओरिजिनल प्राइस से और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो चेंज इन प्राइस का परसेंटेज निकल के आ जाएगा। फिर इन दोनों का डिवाइड कर दीजिए तो आपको इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल के आ जाएगी। ये पॉइंट क्लियर। पॉइंट इलास्टिसिटी, आर्क इलास्टिसिटी देखने के लिए क्या करना होता है, ये क्या होता है, इसमें आपको लोअर सेगमेंट टू अपर सेगमेंट देखना रहता है। यानी कि आपका ये जो ग्राफ है, ठीक, इसमें ये इस तरीके से है, आपने पहले इस पॉइंट पे थे, ठीक, ये पॉइंट है, तो आपको ये क्या है, आपका लोअर सेगमेंट है, ये क्या है, आपका अपर सेगमेंट है। तो लोअर सेगमेंट, ये लोअर सेगमेंट है, इससे आपको डिवाइड करना है अपर सेगमेंट को, तो ये क्या हो जाएगा, इससे क्या निकल के आ जाएगा, आपका पॉइंट इलास्टिसिटी निकल के आ जाएगा, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल आउटले मेथड होता है, टोटल आउटले मेथड का मतलब होता है एक्सपेंडिचर के जरिए निकालना। अगर जितना, जैसे मान लेते एग्जांपल लेते 10 रुपये का प्रोडक्ट था, ठीक, तो आप जब प्राइस 10 रुपये थी, ठीक है, तब आप कितने रुपए खर्च करते थे, 20 रुपये खर्च करते थे, ठीक है। मतलब 4 क्वांटिटी खरीदते थे, जब 10 रुपये था तो 4 क्वांटिटी खरीद रहे थे, तो कितना आएगा, 40 रुपये हो जाएगा, ठीक। तो कितना आपने खर्च किया, 40 रुपये खर्च किया। अब अगर प्राइस कितनी हो गई है, वो 5 रुपये हो गई है, तो अब आप कितनी खरीद रहे हो क्वांटिटी, अब आप 8 क्वांटिटी खरीद रहे हो, ठीक है। यानी कि अभी भी 40 रुपये खर्च हो रहे हैं, पहले भी 40 खर्च होते थे, अभी भी 40 खर्च हो रहे हैं। तो इससे क्या हो गया, आपकी जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो क्या है, 1 के बराबर है। अगर पहले 40 रुपये खर्च करते थे और अब उसकी जगह पे 20 रुपये खर्च कर रहे हो, ठीक है, यानी कि प्राइस कम होने पर आप 20 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो ये क्या हो गई है, आपकी प्राइस, आपकी जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो क्या है, बिलो दी, मतलब 1 से कम होगी, क्या होगी, 1 से कम होगी इलास्टिसिटी। अगर ऐसा है कि आपका जो खर्च है प्राइस कम होने पे, जैसे मान लीजिए 10 रुपये का सामान मिल जाता, 4 ले रहे थे, ठीक, 40 रुपये खर्च कर रहे थे, वहीं पे प्राइस 5 रुपये हो गई, तो अब आप कितनी ले रहे हो, अब आप 10 क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, तो अब आप कितना खर्च कर रहे हो, 50 रुपये खर्च कर हो, सॉरी 100 रुपये खर्च कर रहे हो कि नहीं खर्च कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, पहले 40 होता था, अब क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है, क्या हो गई है, क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप 50 रुपये आप खर्च कर रहे हैं, यानी कि आपका खर्च ज़्यादा हो गया है कम होने पे। तो इसका मतलब है कि आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, मोर देन 1 है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ। बस इसमें यही चीज़ देखनी रहती है। ये थे आपके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मेथड्स। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक, बजट लाइन। बजट लाइन का मतलब होता है आपने एक बजट बना लिया। एग्जाम्पल हम अगर दें, आप अगर बाहर शॉपिंग करने जाते हो तो आपका जो शॉपकीपर होता है वो आपसे यही पूछता है कि मैडम या सर आप अपना बजट बताइए कि आपका बजट क्या है, उस अकॉर्डिंग हम आपको आपके प्रोडक्ट्स दिखाते हैं। तो आप जब उनको अपनी रेंज बताते हो, आपका बजट आपका इतना है कि मिनिमम 500 अप्रॉक्स 1000 या जो भी है, आपने अपना रेंज बता दिया, तो आप उसी रेंज के अकॉर्डिंग, आपका जो सेलर होगा वो आपको उसी रेंज के अंदर ही आपको प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराएगा, दिखाएगा, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं दिखाएगा, क्योंकि जानता है भाई आपका रेंज इतना है तो आप अफोर्ड नहीं करोगे, मना कर दोगे, तो दिखाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे ही बजट लाइन होती है, ये जो है ये बजट लाइन है, जिसमें आपने क्या किया, 500 आप गुड्स को परचेज कर सकते हैं 500 तक के ही, ठीक है, यानी कि 500 रुपये ही खर्च कर सकते हैं। ये जो बजट लाइन है ये सिर्फ 500 तक के ही, ये क्वांटिटी बता रहा है, ये प्राइस बता रहा है। जब 20 रुपये
पे आप कितना खरीद रहे हो, 6 खरीद रहे हो, 20 पे आप 12 खरीद सकते हो, आप वहीं पे 30 पे 2 खरीद सकते हो, 4 खरीद सकते हो, 6 खरीद सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं खरीद सकते। ठीक है, रीज़न क्या है, क्योंकि आपकी जो रेंज है 500 है। ठीक, आप इससे ज़्यादा नहीं जा सकते हो, तो आपका जो बजट सेट है, बजट लाइन है, वो इतनी ही होगी। आपको इसी रेंज के अंदर ही खरीदना है। जैसे होता नहीं कि हाँ 500 रुपये मैंने तुमको दे दिया, 500 रुपये में तुम्हें जो खरीदना है वो कर लो। तो चीज़ें अरेंजमेंट जो भी करना है आपको 500 में करना है। ठीक है, ये क्या हो गया, बजट लाइन हो गई। क्या ये पॉइंट समझ में आया? इसका रोटेशन और शिफ्टमेंट होता है, शिफ्ट होता है जब आपकी जो बजट है ये इंक्रीज कर जाए। पहले 500 था, अभी ये बढ़ गया 600 हो गया, तो आपका ये राइटवर्ड शिफ्ट होगा। अगर आपका जो बजट है और कम हो गया, 500 के बजाय 400 हो गया, तो वो क्या हो गया, आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, बजट शिफ्ट इन राइटवर्ड। ठीक, व्हेन बजट इज increases and budget shift leftward when your budget is decreases. clear? ऐसे ही होता है जब क्या हो जाए, आपकी एक एक्सेस पे चीज़ें क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाए या डिक्रीज कर जाए। मान लेते हैं एक्स कमोडिटी जो हम परचेज करने जा रहे हैं उसकी प्राइस बहुत हाई हो गई है। ठीक है, उसकी प्राइस हाई हो गई है और आपकी जो बजट है यहाँ पे बच गया। मान लेते एग्जांपल लेते हैं, यहाँ वाई एक्सिस पे जो सामान है वो आपने परचेज किया। ठीक, आपके पास बजट 500 का था, आपको वाई एक्सिस वाला सामान 200 रुपये में मिल गया, अभी 300 रुपये बचे। आपने सोचा था 200 रुपये एक्सेस पे खर्च करोगे, अब आप उस पर 300 खर्च कर सकते हो, तो यानी कि ये आगे बढ़ जाएगा। सेम एज अगर मान लेते ये 300 का हो गया, आपने सोचा था यहाँ पे आप 300 का सामान खरीदोगे एक्स एक्सिस पे, तो अब वो क्या हो गई, यहाँ पे आपने 300 खर्च कर दिए, तो यहाँ पे अब आप कितना खर्च कर सकते हो, सिर्फ 200 खर्च कर सकते हो। तो यानी कि अब ये इधर साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, रोटेशन ऑन वन एक्सिस। जब एक एक्सिस पे क्या नाम है आपके बजट की या प्राइस किसी भी वजह से आपकी जो क्वांटिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज या इंक्रीज हो रही है, तो वो क्या होता है, एक एक्सिस पे होता है, तो उसे कहते हो आप रोटेशन। सेम एज ऐसे ही वाई एक्सिस पे जाएगा तो आप इसी तरीके से ग्राफ बनाओगे। क्या ये पॉइंट क्लियर? अब बात करते हैं, हमारा ये लास्ट टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व, उसके ऊपर। इंडिफरेंस कर्व का मतलब ये होता है, इंडिफरेंस कर्व कहता है कि हमारी जो कमोडिटी है, इंडिफरेंस कर्व कहने का मतलब है कि एक कंज्यूमर जब 2 कमोडिटीज को परचेज करता है तो उस पर वो इक्वल सेटिस्फैक्शन गेन करता है। एग्जाम्पल ले लें, अगर हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं, अगर हम एक पिज़्ज़ा खाते हैं और एक पिज़्ज़ा खाने पे जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है या जो हमें सुकून मिलता है, वही सेम सेटिस्फैक्शन हमें 2 बर्गर खाने पे मिलती है। ठीक है, तो यानी कि 1 पिज़्ज़ा इज इक्वल्स टू 2 बर्गर्स। समझ में आया? तो यानी कि इंडिफरेंस कर्व वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपका जो कंज्यूमर है 2 कमोडिटीज को परचेज करके सेम सेटिस्फैक्शन गेन करता है, वो क्या होती है, हमारी इंडिफरेंस कर्व होती है। क्लियर? इसका ये ग्राफ है, यहाँ पे कमोडिटी, ये कमोडिटी 1 है, सॉरी ये कमोडिटी 1 का सेक्शन, ये कमोडिटी 2 का सेक्शन। तो कमोडिटी 1 और 2 जिस क्वांटिटी में परचेज या गेन किए जा रहे हैं, वहाँ पे आपको वो क्या नाम है, इस पॉइंट पे आपको क्या मिल रहा है, इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। क्या ये पॉइंट क्लियर? ओके। अब इंडिफरेंस कर्व की तरह इंडिफरेंस मैप होता है। इंडिफरेंस मैप का मतलब होता है जब आप एक ही ग्राफ में 2-3 कर्व्स को मेंशन करते हो, प्रेजेंट करते हो, तो वो इंडिफरेंस मैप कहलाता है। अब इसके प्रॉपर्टीज देख लीजिए। प्रॉपर्टीज बहुत इजी है। इंडिफरेंस कर्व हमेशा डाउनवर्ड टू राइट होता है, ये हमेशा ऐसे ही जाएगा। ठीक, इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, ये हमेशा कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। ठीक है, हमेशा कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है। इट नेवर इंटरसेक्ट्स, यहाँ पे आपने देखना 2 इंडिफरेंस कर्व बन रहे हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी इंटरसेक्ट किया नहीं। आपका इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट कर नहीं सकता किसी भी दूसरे इंडिफरेंस कर्व को। ठीक, इट नेवर टच आइदर एक्सिस, ये ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगा ना ही वाई एक्सिस को टच करेगा। ये थी आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इन पूरे चैप्टर में। ये थोड़ा लेंदी चैप्टर था आपका, बट ये हम लोग ने पूरा कंप्लीट कर लिया है।
इस चैप्टर के ऊपर बात करें तो इसमें सबसे पहले आपकी हम बात करते हैं प्रोडक्शन के ऊपर। तो प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब होता है जितने भी फैक्टर्स लग के आप क्या करते हो अपने, मतलब एक तरीके से बात कर सकते हैं, रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू अ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, यानी कि रॉ मटेरियल्स जितने भी हैं उनको आप कन्वर्ट करते हो एक फिनिश्ड गुड्स में, वो क्या हो गया आपका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन, पहली चीज प्रोडक्शन में लेबर और कैपिटल की जरूरत होती है। लेबर की जरूरत है, कैपिटल की जरूरत है, बस। तो प्रोडक्शन फंक्शन रिलेट करता है लेबर और कैपिटल से। Q फॉर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, F फॉर फंक्शन, L फॉर लेबर, K फॉर कैपिटल। ठीक है, अब देखिए फैक्टर्स के ऊपर बात करें। फैक्टर्स हमारे दो होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स्ड फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपने कैपिटल लगाई, आपने 1 लाख रुपए लगाए, अब ये हर बार जितनी बार भी लगा रहे हो वो 1 लाख ही रुपए लगा रहे हो, ये फिक्स्ड फैक्टर हो गया। ठीक है, वेरिएबल की बात करें, वेरिएबल क्या है? वेरिएबल वो होता है जैसे हमने 1 लाख रुपए लगाए और 2 लेबर्स रखे, तो हमने इतने यूनिट्स प्रोडक्ट करे। 1 लाख रुपए लगाए, हमने 3 वर्कर्स रखे, 3 लेबर रखे, तो हमने इतने प्रोडक्ट्स यूनिट बनवाए, प्रोडक्शन किए। तो क्या है, वेरिएबल क्या हो रहा है? लेबर्स क्या हो रहे हैं? चेंज होते रहे, तो ये क्या हो गया? वेरिएबल, जो फ्लक्चुएट होते हैं फैक्टर्स। ठीक है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का 3 सेक्शंस होता है। एक होता है मार्केट पीरियड, शॉर्ट रन पीरियड, लॉन्ग रन पीरियड। मार्केट पीरियड आप उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है, आपका जो आप अपनी कॉस्ट को चेंज या बढ़ा नहीं सकते हैं। एक होता है आपका शॉर्ट रन पीरियड और एक होता है आपका लॉन्ग रन पीरियड। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर। हमारे प्रोडक्ट का क्या कॉन्सेप्ट है? तो देखिए, प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 चीजें आती हैं, 3 फॉर्मूला आते हैं। एक टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट का मतलब होता है जितना प्रोडक्शन हुआ है उन सब का सम अप ही क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट होता है। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब आप एवरेज निकालते हो किसी भी चीज का, हम कहते नहीं इसका एवरेज निकालो, ठीक है, मीडियन निकालो, तो वो क्या हो गया? एवरेज हो गया। आप टोटल प्रोडक्ट में से निकालते हो कि एवरेजली हमने कितना प्रोडक्शन किया है। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट वो होता है, आप ये देखते हो कि आपने पहला प्रोडक्शन किया, पहले में 20 प्रोडक्शन किए, दूसरी बारी जब आप प्रोडक्शन करने चल रहे हो तो 30 हो गया, तो कितना एक्स्ट्रा और किया है, कितना ज़्यादा और किया है, तो 10 ज़्यादा किया है ना, तो मार्जिनल प्रोडक्शन वही होता है। क्लियर? अब इसका फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्शन गेन करने का, सम ऑफ एमपी टोटल मार्जिनल प्रोडक्शन को कर दीजिए तो आपका टोटल प्रोडक्शन निकल आ जाएगा। एवरेज प्रोडक्ट निकालने के लिए टोटल प्रोडक्ट में से माइनस कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स को, और मार्जिनल प्रोडक्ट में टोटल प्रोडक्ट में से डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ एंस को। इतनी चीज क्लियर? इसी का एक डायग्राम भी दे रखा है। ये पोर्शन आपका टीपी के लिए है, टोटल प्रोडक्ट के लिए, और ये पोर्शन आपका मार्जिनल प्रोडक्ट के लिए है। ठीक है, अब देखिए टोटल प्रोडक्ट क्या है। टोटल प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में ये फर्स्ट फेज, सेकेंड और ये थर्ड। फर्स्ट फेज में क्या हो रहा है, आपका जो प्रोडक्शन है वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। सेकेंड फेज में वो स्टेबल हो रहा है, ठीक है, और थर्ड फेज में वो गिरने लग रहा है। तो एक ऐसी स्टेज होती है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट स्टेज में वो इंक्रीज करता है, सेकेंड स्टेज में वो स्टेबल होने लगता है, और थर्ड स्टेज में वो फॉल करने लगता है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो आपका जो फर्स्ट फेज मार्जिनल में होता है वो पहले तो इंक्रीज करता है, सेकेंड फेज में वो गिरना शुरू करता है एक हाई लेवल से, और थर्ड फेज में वो 0 पॉइंट पे आ जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है जो 0 पॉइंट है और इनका जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ से वो गिरना शुरू करता है, वो दोनों पॉइंट क्या होते हैं, इक्वल होंगे। क्लियर? तो ये ग्राफ देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको मिस मत करिएगा। ये प्रोडक्शन समझ में आया। अब बात करते हैं कॉस्ट वाले के ऊपर। कॉस्ट के ऊपर बात करें तो कॉस्ट वो होती है जब हम प्रोडक्शन करते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो होता है जब हमने जो प्रोडक्शन किया है, जितने फैक्टर्स उसमें लगे हैं, उन सभी
अमाउंट्स को जोड़ के हम एक जो अमाउंट बनाते हैं कि इस यूनिट की इतनी प्राइस होगी, सो वो क्या होती है, कॉस्ट होती है। ठीक है, कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, कॉस्ट फंक्शन C इज इक्वल्स टू F ब्रैकेट में Q। ठीक है, ये होता है कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, अब देखिए कॉस्ट फंक्शन में कॉस्ट फंक्शन ये हो गया। अब इसमें के अंदर हम कुछ कॉस्ट के ऊपर बात करते हैं। एक होता है मनी कॉस्ट। मनी कॉस्ट होता है जितना आपने मनी एक्सपेंस किया है इस यूनिट को बनाने में, सो वो क्या हो गया आपका मनी कॉस्ट। उसको भी जब आप ऐड ऑन करते हो तो वो मनी कॉस्ट कहलाता है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो होता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है जितना भी आपके जितने भी वेरिएबल फैक्टर्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर आपने खर्च किया है। ठीक, जैसे रेंट पे कर देना, लेबर्स को पेमेंट करना, ये आपके वेरिएबल फैक्टर्स हैं, तो इनको आपने पे आउट किया, ये क्या हो गया, एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गई। इम्प्लिसिट जो आप फिक्स्ड कॉस्ट के यानी कि फिक्स्ड फैक्टर्स के ऊपर जितना भी आप पे आउट करते हो उसको ऐड ऑन करते हो तो वो फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। जैसे एग्जांपल ले ले, कैपिटल, लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, आपको इंटरेस्ट रिसीव हुई, ओनर को आपने दे दिया, तो ये क्या हो गया, इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गई। क्लियर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है, आपके सामने हमने दो टाइप की चीज़ें रखी हैं। हमने बोला कि अगर आपको आइसक्रीम खानी तो आप आइसक्रीम खाइए, अदरवाइज आप क्या नाम है, अगर हम आपके पास दो वाउचर्स रख लें, जैसे कि हमने आपको दो वो दिए, एक में हमने दिया है कि आप iPhone 13 Pro ले लो या आप एक में 5 लाख रुपए ले लीजिए। ठीक, तो आप क्या लोगे, iPhone 13 Pro लोगे कि 5 लाख रुपए लोगे? 5 लाख लोगे, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपने एक छोड़ के, एक को सैक्रिफाइस करके जो आपने चूज किया है, वही क्या होती है, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। ठीक, टोटल कॉस्ट होती है, जितने भी फैक्टर्स हैं उन सब का सम अप कर दीजिए तो आपको टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। ठीक है, देखिए हमने इसमें वही टॉपिक्स बताए हैं जो जो आपको इस सिलेबस में पढ़ने हैं, जो डिलीटेड है वो नहीं बताया है। टीएफसी का मतलब होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, ये आपकी कॉस्ट का ग्राफ है, ये टीएफसी है, यानी कि कॉस्ट आपकी फिक्स्ड है और ये क्या हो रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, तो टीएफसी हो गया टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टीवीसी यानी कि आपकी कॉस्ट भी बढ़ घट रही है, आपका आउटपुट भी बढ़ घट रहा है, कॉस्ट के हिसाब से आउटपुट हो रहा है। ये क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये समझ में आया। रिलेशन बिटवीन टीसी एंड टीएफसी के ऊपर बात करें और टीवीसी के ऊपर, तो देखिए ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, तो इसको मत भूलिएगा। ये ग्राफ आपका जो टीएफसी होता है वो कभी भी 0 पॉइंट से नहीं स्टार्ट होता है, वो हमेशा कुछ अमाउंट बढ़कर ही होता है। ठीक है, तो ये टीएफसी की लाइन है। ठीक, टीसी जो होता है वो हमेशा आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टीएफसी का सम अप होता है, तो वो यहाँ से जनरेट होगा, उसका ग्राफ बनेगा। और टीवीसी वो हमेशा 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा। क्लियर, तो उसका फॉर्मूला भी लिखा है, टीसी इज इक्वल्स टू टीएफसी प्लस टीवीसी और टीएफसी इज इक्वल्स टू टीसी माइनस टीवीसी। यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी तो टोटल कॉस्ट में से टीवीसी माइनस कर दीजिए, अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकाल दीजिए, सो आपको वो निकल के आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉर्मूला पूछा जा सकता है, ग्राफ भी पूछा जा सकता है इन ऑप्शंस और इन शॉर्ट या वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में। ये था आपका इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट पोर्शन, वन शॉट। इसमें रेवेन्यू भी दे रखा है, मार्जिन वो सब भी है, बट वो आपके सिलेबस से कट आउट है, तो इस वजह से उसको हमने नहीं एक्सप्लेन किया है। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट है सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, जिसका नेम है थ्योरी ऑफ फर्म्स अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। हम लोग ने हमारे जो 3 चैप्टर्स है उसको कंप्लीट कर लिया। अब इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे हमारे फर्म के ऊपर कि हमारा फर्म प्रोडक्शन कैसे करता है एक परफेक्ट कंपटीशन में। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने इस चैप्टर से रिलेटेड हर एक टॉपिक्स को लिखा है और हर एक टॉपिक्स को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है मार्केट। एक्चुअल में मार्केट होता क्या है, मार्केट एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स ये दोनों आपस में मिलते हैं और प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक, वो होती है वो प्लेस जहाँ पे प्रोडक्ट और मनी का एक्सचेंज होता है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं हम, मार्केट प्लेस कहते हैं।
क्लियर। अब मार्केट बहुत सारे टाइप्स की होती है, एक होती है परफेक्ट कंपटीशन, एक होती है इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन होती है जहाँ पे आपकी प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहती है, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन उसे कहा जाता है कि अगर 5 शॉप्स हैं, 5 शॉप पे जो भी प्राइस चल रही है, एक ही प्रोडक्ट अगर बेच रहे हैं, वो मान लेते हैं जैसे मान लीजिए आइसक्रीम है, आइसक्रीम ही बेच रहे हैं, तो अगर एक कोन वाले आइसक्रीम की प्राइस 25 रुपये है तो दूसरी शॉप पे जाएंगे वहाँ पे भी उतनी ही मिलेगी, तीसरी पे जाएंगे वहाँ पे भी उतनी ही मिलेगी। इसे आप परफेक्ट कंपटीशन कहोगे। इम्परफेक्ट कंपटीशन कहा जाता है उसे जिसमें चेंजेस आ जाते हैं, दूसरी शॉप कुछ और चेंज कर थोड़ा सा प्राइस में चेंज करके दे रही है आपको, है ना, तो वो होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इसके अंदर भी कुछ टाइप्स होते हैं, एक होता है मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। ठीक है, खैर इसको अभी आपको इतना ध्यान देना नहीं है, इसको पढ़ना नहीं है, तो हम ज़्यादा आपको बता नहीं रहे इसके बारे में। ठीक है, जिसको पढ़ना है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन के ऊपर। परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है? परफेक्ट कंपटीशन जैसे कि हमने आपको बताया ही था, परफेक्ट कंपटीशन में आपका प्राइस कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये जो लाइन गई है ये क्या है? प्राइस लाइन है। ठीक, अगर अलग से कुछ क्वेश्चन आ जाए कि प्राइस लाइन क्या होता है, तो आप ऐसा ग्राफ बना के वहाँ पे ये बता सकते हैं, ये जो लाइन गई है, कांस्टेंट लाइन गई है, ये क्या है? प्राइस लाइन है। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म है, उसका प्राइस कांस्टेंट है और क्वांटिटी बढ़ती या घटती है। ठीक है, यानी कि इसमें आपका एवरेज रेवेन्यू बराबर है मार्जिनल रेवेन्यू के। ठीक है, ये होगा। इवन आपका ये 1 मार्क क्वेश्चन में भी आ सकता है, लाइक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि एवरेज क्या नाम है, परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा होता है कि कम होता है कि बराबर होता है, तो वो बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स। फीचर्स क्या है? परफेक्ट कंपटीशन लार्ज इन नंबर्स होता है, ये बहुत ही बड़े नंबर में होता है, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर्स और बहुत ज़्यादा सेलर्स होते हैं। दूसरा, होमोजेनियस प्रोडक्ट्स होते हैं, यहाँ पे एक टाइप के खाली प्रोडक्ट्स नहीं होते, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट है परफेक्ट नॉलेज, हमें उस प्रोडक्ट की परफेक्ट नॉलेज होती है। थर्ड, मोबिलिटी होती है, परफेक्ट मोबिलिटी, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो उसे। फोर्थ, इलास्टिक डिमांड होती है, उसकी डिमांड इलास्टिक होती है। ठीक है, इसमें इतनी चीज क्लियर। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब होता है जितना भी हमारी जो फर्म है उसने जितना प्रोडक्शन किया है, उस प्रोडक्शन का जो मतलब जितना वो प्रोडक्शन कर रही है, यानी कि आउटपुट कर रही है, उसे सेल करने पे कितना पैसा मिला, जितना भी वो पैसा मिलता है वो क्या होता है? उसकी इनकम होती है, यानी कि रेवेन्यू। अब रेवेन्यू के 3 टाइप्स होते हैं, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू वो होती है जितना प्रोडक्ट बने हैं, ठीक, जितने प्रोडक्ट हुए हैं उसको उसके क्वांटिटी से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि क्वांटिटी यानी कि आउटपुट, आउटपुट से जितने प्रोडक्ट्स बने उसको आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने में कर रहे हैं, और फिर आपका टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। या इसका दूसरा तरीका है, एवरेज रेवेन्यू पता है तो एवरेज रेवेन्यू को उसकी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको टोटल रेवेन्यू पता चल जाएगा। या तीसरा तरीका है इसका कि मार्जिनल रेवेन्यू, जितने भी मार्जिनल रेवेन्यू, उन सभी मार्जिनल रेवेन्यू का सम कर दें तो भी हमें टोटल रेवेन्यू पता चल जाएगा। ठीक, टोटल रेवेन्यू समझ में आया। एवरेज रेवेन्यू के ऊपर बात करते हैं। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू निकालने के लिए, एवरेज रेवेन्यू होता है आपने एवरेज कितना निकाला, ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस किया है, तो वो निकालने के लिए जितना भी टोटल रेवेन्यू होता है उसको जितनी क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू हमने सम कर लिया, ठीक, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट से उसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक, तो आपका एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा। नेक्स्ट, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालें? हम लोगों ने डिमांड वगैरह में पढ़ा था कि क्या नाम है, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। उसमें क्या होता था? टोटल यूटिलिटी सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी होता है, ठीक, और मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकाली जाती थी? टोटल यूटिलिटी यानी कि एक यूटिलिटी ली है, उसके बाद जो दूसरी यूटिलिटी गेन करी उसका डिफरेंस,
सीधे सीधे मतलब ये है टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए, सॉरी मार्जिनल रेवेन्यू कहता है आपने जो प्रोडक्शन किया, मान लेते हैं आज के दिन हमने 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, कल हमने 150 का प्रोडक्शन किया, ठीक। तो यानी कि हमने कितना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन किया है, 100 तो किया था, कल हमने 50 एक्स्ट्रा किया है, टोटल कितना हो गया 150। हम तो टोटल बताएंगे ना कि कल हमने कितना कर लिया, टोटल 150 कर लिया, यानी कि एक्स्ट्रा हमने कितना प्रोडक्शन किया है 50। तो ये 50 क्या हो गया आपका मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। अब मान लीजिए थर्ड को हम 200 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस कर लिए टोटल, ठीक। तो यानी कि हमने सेकेंड डे पे कितना किया था 150 और थर्ड पे हम कितना कर रहे हैं 200, तो 200 से हमें माइनस करना होगा 150 को। तो यानी कि हमने आगे भी चल के कितना किया, थर्ड डे में कितना किया प्रोडक्शन 50 किया। ये क्या है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है। इतनी चीज समझ में आई। यानी कि इसको निकालने का फॉर्मूला ये होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल रेवेन्यू एन माइनस 1, यानी कि जो आगे वाला है जितना आपने किया है आज के उसमें उसको माइनस करना, ठीक है। यानी कि बड़े में से छोटे को माइनस कर देना, सीधा सीधा इतना समझ लीजिए। या दूसरा तरीका है टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी, इसको वो कर देंगे तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू निकल आ जाएगा, ठीक है। अब आप खुद भी देख सकते हैं फॉर्मूले के बेस पे भी क्या बोला गया परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, जो एवरेज रेवेन्यू आएगा वही मार्जिनल रेवेन्यू होगा, ठीक है। अब देखिए ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट होता है जब हमारी जो फर्म है वो किसके लिए केपेबल होती है, वो एबल होती है कि वो जितना भी प्रोडक्शन किया गया है, ठीक है, उसकी कॉस्ट को कवर करने के लिए एबल होती है, केपेबल होती है, तब हम कहते हैं ये ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है। जब यानी कि जब हमारी फर्म इतनी ज़्यादा प्रबल है, इतनी ज़्यादा केपेबल है कि वो जितना प्रोडक्शन हुआ है फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का, तो वो उतनी कॉस्ट कवर कर सकती है, ठीक। तो उसमें क्या, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, आपका जो टोटल रेवेन्यू होगा वो हमेशा टोटल कॉस्ट के बराबर होगा, या बोल सकते हैं एवरेज रेवेन्यू बराबर है टोटल एवरेज कॉस्ट के, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। अब शटडाउन पॉइंट क्या होता है। शटडाउन पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे हमारी जो फर्म होती है वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही कवर कर पाती है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ अभी एबल है वेरिएबल कॉस्ट। हमने बताया था हमारा जो थर्ड चैप्टर था प्रोडक्शन कॉस्ट, उसमें बताया था वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट क्या होते हैं, ठीक। तो वो एक बार जरूर से देखना, मत भूलना। अब देखो वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। वेरिएबल कॉस्ट में आपके जो भी फैक्टर्स होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं, है ना। तो यानी कि यहाँ पे आपकी जो फर्म है वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही कवर अप कर पा रही है, तो उसे क्या कहेंगे, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, टोटल रेवेन्यू बराबर होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट के और एवरेज रेवेन्यू बराबर होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की, ठीक है। अब इसी में इम्पोर्टेंट पॉइंट है सप्लाई इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी देखिए सप्लाई क्या होता है पहले तो ये जान लीजिए। सप्लाई का मतलब होता है जैसे डिमांड होती है वैसे सप्लाई होता है। डिमांड का मतलब क्या था, हम लोग ने पढ़ा था, डिमांड होती है जब प्राइस और उसकी क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशन चलता है, लेकिन यहाँ पे सप्लाई में अपोजिट है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इक्वल रिलेशन चलता है, यानी कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी, अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी। यहाँ पे हमारे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं यानी कि प्रोडक्शन वाले होते हैं, उन लोगों की थिंकिंग ये होती है कि जितनी ज़्यादा प्राइस का प्रोडक्ट होगा उतनी ज़्यादा क्वांटिटी हमें बनानी चाहिए और उतनी ज़्यादा क्वांटिटी हमें बाहर सप्लाई करनी चाहिए, ठीक है। उनकी ये थिंकिंग है। उन्हें लग रहा है अगर लोगों को एग्जाम्पल लेते हैं, अगर लोगों को 2 रुपये वाला पार्ले जी बिस्किट पसंद आ रहा है तो उन्होंने 5 वाला बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने लगा कि 2 रुपये में कुछ पैसा ज़्यादा नहीं मिलेगा, 5 वाला बनाओ। पसंद तो उनको ये प्रोडक्ट है ही ना, तो प्राइस बढ़ा दो और क्वांटिटी भी बढ़ा दो, ठीक। तो उन्होंने प्राइस भी बढ़ाई, क्वांटिटी भी बढ़ाई, लोगों को अच्छा लग रहा है तो वो और ज़्यादा उसको और सप्लाई करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो यानी कि अगर सप्लाई इंक्रीज करती है तो प्राइस भी इंक्रीज करेगी और आपका क्वांटिटी डिमांड भी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई भी इंक्रीज करेगा। क्या चीज क्लियर? ग्रेट।
अब इसी सप्लाई की इलास्टिसिटी भी होती है। अब इस इलास्टिसिटी का जो मेथड है वो परसेंटेज मेथड है, यही चलता है आपके में। तो परसेंटेज मेथड निकालने का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन सप्लाई डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, पहले क्या होता था, डिमांड में चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस, तो वो वही है सप्लाई अब हो गया। अब परफेक्ट इलास्टिसिटी तब होती है जब आपकी इलास्टिसिटी क्या हो, इन्फिनिटी पॉइंट पे हो, और इम्परफेक्ट इलास्टिक उसे कहते हैं जब आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या हो, 0 पॉइंट पे हो, तो वो होगी इम्परफेक्ट इलास्टिक। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, तो इसको जरा ध्यान रखना। मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए ये ग्राफ है, इसको जरा देख लीजिए। ये जो स्लोप है ये सप्लाई का स्लोप है, और ये जो स्लोप है ये डिमांड का स्लोप है। ठीक, तो अब हमने यहाँ पे दोनों को एक साथ बनाया है। डिमांड हमेशा डाउनवर्ड स्लोप होता है, सप्लाई हमेशा अपवर्ड स्लोप होती है। ठीक, अब जिस पॉइंट पे सप्लाई और डिमांड का स्लोप इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सो ये जो पॉइंट है ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पे हमारे जो ये कंज्यूमर को छोड़ दीजिए, यहाँ पे मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई। ठीक, डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई, ये समझ के चलिए। यानी कि लोगों की अगर 100 यूनिट्स की डिमांड है तो मेरे पास 100 यूनिट्स हैं भी, उसे क्या कहते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। ये बात समझे, ग्रेट। अब ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ना, ये बता रहा है कि यहाँ पे सप्लाई एक्सेस सप्लाई हो रही है, और इस सिचुएशन में यहाँ पे डिमांड ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब यानी कि नीचे वाले सेक्शन का मतलब है कि डिमांड यहाँ पे ज्यादा है लोगों की, ऊपर वाले सेक्शन का मतलब है कि यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है। इतनी चीज समझ में आई, ग्रेट। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। ये तो था हमारा पूरा चैप्टर, जो 4th चैप्टर था, जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक, अब हमें बात करनी है इसके नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। तो देखते हैं, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नेम है मार्केट इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर में ये चैप्टर और इसके बाद वाला जो चैप्टर है नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट, ये दोनों ही सिमिलर है। इसमें आप इन दोनों ही चैप्टर में आपको एक टॉपिक तो पढ़ना ही पढ़ना है, वो है मार्केट और मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट और परफेक्ट कंपटीशन। ये पॉइंट हम लोगों ने हमारे 4th चैप्टर में कंप्लीट कर लिया था। ठीक, तो उसको हम बहुत ज़्यादा एलैबोरेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आपको वो चीज़ पता है। मार्केट क्या होती है, एक ऐसी प्लेस जहाँ पे बायर एंड जहाँ पे आपका जो बायर होता है और सप्लायर, ये दोनों मिलते हैं, और यहाँ पे गुड्स का एक्सचेंज होता है इन टर्म्स ऑफ मनी, और गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। ठीक है, बायर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता है, सेलर गुड्स एंड सर्विसेज सेल करता है। ठीक, और बायर गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज में सेलर को क्या देता है, मनी देता है। ठीक है, अब मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है जहां पे आपका ये जो डिमांड और सप्लाई, ये जो कर्व है, ये दोनों ही कर्व क्या कर रहे हो, ये दोनों ही कर्व आपके इंटरसेक्ट कर रहे हो, और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। क्लियर। अब इनका ये जो ऊपर वाला पार्ट है, अभी हम लोग ने पढ़ाई था 4th चैप्टर में कि ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये एक्सेस सप्लाई, नीचे वाला एक्सेस डिमांड। ये क्यों होता है, रीजन है। देखिए, एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई क्यों है। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे बताया कि एक्सेस सप्लाई है, तो अब आप खुद ही देख लीजिए कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे आपकी डिमांड आ रही है, ठीक, और यहाँ पे क्या है, आपकी सप्लाई है। यानी कि आपने सप्लाई इतनी ज्यादा करके रखी है, लेकिन इसी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो सिर्फ इतनी है। तो क्या हुआ, यहाँ पे हम यही तो कहेंगे कि एक्सेस सप्लाई है आपके पास। यहाँ पे तो आप यही कहोगे ना कि एक्सेस सप्लाई है हमारे पास, राइट। अब सेम एज नीचे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपकी जो सप्लाई है, आपकी जो सप्लाई है वो यहाँ है, ठीक, और आपकी जो डिमांड है वो यहाँ है। इट मीन्स आपके पास प्रोडक्ट
यानी कि मार्केट में जो प्रोडक्ट है या यूनिट्स है वो सिर्फ इतने हैं, लेकिन इसी प्रोडक्ट को लेके इसके ऊपर जो डिमांड है वो इतनी ज़्यादा है। ठीक, तो सप्लाई इतनी सी और डिमांड इतनी ज़्यादा, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी यहाँ पे आपकी एक्सेस डिमांड है। ये बात समझ रहे हैं? ग्रेट। अब देखते हैं, ये तो थर्ड पॉइंट हो गया। अब प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग क्या होता है? प्राइस सीलिंग का मतलब होता है हमारी गवर्नमेंट जो है वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसकी ना प्राइसेस कम कर देती है, बहुत मिनिमाइज कर देती है। क्यों करती है? ताकि हमारे जो पुअर सेक्शन के जो लोग हैं, ठीक, पुअर कैटेगरी के जो लोग हैं वो भी उस गुड्स को अफोर्ड कर सकें, उनके लिए ये गुड्स अफोर्डेबल हो। अब जैसे हम बात कर सकते हैं केरोसिन, आपका वीट, राइस, है ना, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, प्राइसेस बहुत कम कर दिए। ठीक, अब जैसे आप लोग देखते होंगे जो गरीब लोग हैं यानी कि पुअर लोग हैं, उन कैटेगरी के हैं या मिडिल में आते हैं, इन लोगों के लिए एक राशन टाइप का अपॉइंट किया गया है, जहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, राशन कार्ड होता है जहाँ पे ये लोग जाते हैं और थोड़े से पैसे में अच्छा खासा इनको अनाज मिल जाता है। ठीक है, जिससे कि ये कम से कम भूखे तो नहीं रहेंगे, इनको भी खाने पीने को रहेगा, इनके पास भी ये भी खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं, यानी कि उनके लिए भी वो कुछ अफोर्ड कर पा रहे हैं। हम लोग पैकेट वाला भी अफोर्ड कर सकते हैं और राशन वाला भी अफोर्ड कर सकते हैं। वो पैकेट वाला अफोर्ड नहीं कर सकते तो कम से कम वो जो राशन का है, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने जो प्राइस मिनिमाइज किया है वीट वगैरह पे, वो प्रोडक्ट तो अफोर्ड कर सकते हैं ना, उनके लिए बना दिया गया। ठीक है, तो उसे कहते हैं प्राइस सीलिंग करना। क्लियर? जो पुअर कैटेगरीज के लिए हमारी गवर्नमेंट प्राइस सील करती है। प्राइस फ्लोर करने का मतलब हमारी गवर्नमेंट ने कुछ एक बाउंडेज लगा दी कि आपको अगर इस प्रोडक्ट का प्राइस रखना है तो लगभग इतना रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो उन्होंने एक बाउंड्री बता दी, अब आपको बढ़ाना घटाना उसी के अंडर ही है। तो जब हमारी गवर्नमेंट प्राइस फिक्स कर देती है कि आपकी फिक्स प्राइस इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, आप इसे कम कर सकते हैं, तो वो क्या होती है, प्राइस फ्लोरिंग। क्या ये पॉइंट क्लियर? ग्रेट। अब देखिए, चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन सप्लाई कब होता है? डिमांड एंड सप्लाई में का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये चेंज कब होता है? अब ये चेंज तब होता है जब आपकी डिमांड, पहला पॉइंट, जब आपकी डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या कहा, डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई क्या है, डिमांड भी बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई के कंपैरिजन में डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, तो उस सेक्शन में आपका जो इक्विलिब्रियम प्राइस पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा, इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज करेगा। अगर डिमांड भी बढ़ रही है, सप्लाई भी इक्वल क्वांटिटी में बढ़ रही है, तब हम कहेंगे कि हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस कांस्टेंट है। ठीक, और अगर आपकी डिमांड सप्लाई से, मतलब डिमांड इंक्रीज कर रही है, सप्लाई भी इंक्रीज कर रही है, बट डिमांड के कंपैरिजन में सप्लाई ज़्यादा इंक्रीज कर रही है, तब हम कहेंगे कि आपकी जो इलास्टिसिटी प्राइस है वो क्या है, फॉल कर रही है। क्या ये बात समझ में आई? ग्रेट, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब वेज डिटर्मिनेशन क्या होता है? भाई आप इतना सारा प्रोडक्शन कर रहे हो, ये सारा काम है, तो आपको लेबर को भी तो कुछ पैसे देने होंगे, तो वेजेस दोगे उनको, तो कैसे उनका रेट कैसे उनका रेट पॉइंट हम डिफाइन करते हैं? तो जहाँ पे ये आपका सप्लाई कर्व है और ये डिमांड कर्व है, अब जिस पॉइंट पे सप्लाई और डिमांड इंटरसेक्ट करता है वो हमारा एक फिक्स्ड और एक इफेक्टिव रेट पॉइंट होता है, जहाँ पे हम रेट डिसाइड करते हैं कि हमें अपने लेबर को इतना वेज देना है। क्योंकि देखिए, हमारे जो लेबर है वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बिना हम प्रोडक्शन कर नहीं पाएंगे, और अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो सप्लाई नहीं होगी, सप्लाई नहीं होगी तो डिमांड नहीं हो पाएगा, डिमांड फुलफिल नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इस वजह से, क्या ये पॉइंट समझ में आया? ग्रेट। नेक्स्ट, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट क्या होता है?
मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट के लिए पहले कुछ चीजें डिटरमाइन कर लेते हैं। लाइक टी आर इज इक्वल्स टू, टी आर क्या होता है, टोटल रेवेन्यू होता है, एल होता है लेबर, क्यू मीन्स क्वांटिटी। अब एम आर पी एल ये होता क्या है, ये अभी हम ग्राफ के जरिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब एम आर पी एल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ठीक है। निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर दीजिए, चेंज ऑफ रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर दीजिए चेंज इन लेबर्स में। और अगर आपको मार्जिनल रेट निकालना है, ठीक, तो टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी, इससे डिवाइड कर दीजिए। या अगर आपको एमपीएल निकालना है, मार्जिनल प्रोडक्ट लेबर, ठीक, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन लेबर, ये करना होगा। ये जो फॉर्मूले हम बता रहे हैं इसको जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। क्या पता न्यूमेरिकल आ गया तो मान लेते हैं एमआर निकालने को आ गया, आपको टीआर और क्वांटिटी दे रखा है तो आपको निकालना रहेगा, तो कम से कम आप निकाल तो सकते हैं फॉर्मूले के जरिए। अब ये होता क्या है, ये मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट लेबर है, ठीक, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट लेबर का ग्राफ है ये। इसमें क्या दे रखा है, ये है एमआरपी, ये जो कर्व गया है ये क्या है, मार्जिनल रेट रेवेन्यू प्रोडक्ट है, ये एमआरपी है। अब इसमें आपको डिफाइन करना है वेजेस कितनी देनी है। तो ये जो पहली वेजेस है, ये जो पहली वेजेस है, यहाँ पे आपने ये वेज डिसाइड करी है तो क्वांटिटी ज्यादा होगी। और अगर आप वेजेस ज़्यादा कर रहे हो, यानी कि वेज प्राइस बढ़ा रहे हो, तो आपकी जो क्वांटिटी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। ये अगर वेजेस हमारा इंक्रीज करेगा तो हमारी क्वांटिटी डिक्रीज करेगी। क्या ये पॉइंट समझ में आया? इसे कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, ठीक। इतनी चीज क्लियर हो गई। आपके इस चैप्टर में मार्केट इक्विलिब्रियम में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, जो था वो हमने आपको बता दिया है, ठीक है, इस चैप्टर से। और इसमें से हमने आपको जो हमने बताया था कि हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो तो हमने एक्सप्लेन कर ही दिए हैं। अब हमारा बचता है लास्ट चैप्टर, जो है आपका नॉन कॉम्पिटिटिव एक मार्केट, उसके ऊपर बात कर ले। अब बात करते हैं हमारा लास्ट चैप्टर इस पार्ट 1 आपकी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें का लास्ट चैप्टर है हमारा पार्ट 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक में का नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट। नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट अब होता क्या है, देखिए इसमें से भी बहुत सारे पॉइंट्स देखा जाए तो एक तरीके से इसमें आपका आता है परफेक्ट कंपटीशन, सॉरी मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, और आपका आता है इसमें ओलिगोपोली। ये टॉपिक्स इसमें कटे हुए हैं मतलब आपके उसमें, बट फिर भी हम आपको एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं इन केस अगर कुछ पूछ लिए गए पॉइंट्स या अगर कुछ आ गया इससे रिलेटेड तो आप क्या कोई ब्लैंक तो रहोगे नहीं, ठीक है। तो एक बार इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, आपका जो परफेक्ट कंपटीशन है, मार्केट और मार्केट परफेक्ट कंपटीशन, ये तो हमने बता दिया था, ये भी इसमें दे रखा है, बट हमने इसमें एक्सप्लेन नहीं किया है, बताया नहीं इसमें, क्योंकि इसको हमने आपको ये जो पॉइंट था ये 4th और 5th चैप्टर दोनों में दे रखा था, तो उतना तो आपको पता चल ही गया परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है, परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स क्या होते हैं, ये हमने बता दिए थे। अब इस चैप्टर में जो आते हैं नेक्स्ट मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली, इसके ऊपर। तो मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोली का मतलब होता है एक तरीके का एकाधिकार प्राप्त करना, यानी कि अगर मान लेते हैं जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं मोनोपोली की, मोनोपोली में कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो कोई और इंडस्ट्री या कोई और कंपनी नहीं प्रोड्यूस करती हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, मोनोपोली। जैसे अगर हम बात करें करेंसी की, तो वो हमारी जो करेंसी है ये कौन इशू करता है, सिर्फ और सिर्फ हमारी रिजर्व बैंक आरबीआई इशू करती है, वही प्रिंट करती है, तो उसे क्या कहेंगे आप, मोनोपोली कहेंगे एक तरीके से, ठीक है, कि उसके अलावा कोई और ये काम नहीं कर सकता, रेस्ट्रिक्शंस है इसकी एंटिटी में, कोई और आ ही नहीं सकता उसके आने पे, तो उसे क्या कहोगे, मोनोपोली मार्केट कहा जाएगा, ठीक है। व्हेन देयर यानी कि वेयर देयर इज अ सिंगल सेलर, यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक सेलर है और बहुत सारे नंबर्स में बायर्स हैं, यानी कि बायर्स बहुत सारे हैं और सेलर सिर्फ एक है, यानी कि उस प्रोडक्ट को बनाने वाला सिर्फ एक इंसान एक है और
जो क्या नाम है बायर्स है उसके बहुत सारे हैं, तब आप कहते हो कि ये मोनोपोली है। ठीक, इसके फीचर्स क्या होते हैं कि इसमें सिंगल सेलर होता है, ठीक, एक सेलर होता है और बायर्स बहुत सारे होते हैं। रेस्ट्रिक्शंस ऑन दी एंट्री ऑफ न्यू फर्म, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन होता है नए फर्म का आने में, ठीक, नया फर्म जल्दी नहीं आ सकता यहाँ पे। एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, हाँ एक चीज़ और होती है कि यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट पे, जैसे मान लेते हैं कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक में बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, आप चाहो तो कोक ले सकते हो, ठीक, कोका कोला ले सकते हो, चाहो तो पेप्सी ले सकते हो, चाहे तो मिरिंडा या स्प्राइट ले सकते हो। वैरायटीज़ है, आपको कोका कोला नहीं पसंद आ रहा है स्प्राइट ले लिया, स्प्राइट नहीं पसंद आ रहा है मिरिंडा ले लिया, है ना। बट यहाँ पे क्या है, अगर मान लीजिए आपकी सिर्फ आप ऐसी कंपनी हो और जो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, आपका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो आप दूसरे को चूज़ नहीं कर सकते। आपको नहीं पसंद आ रहा तो आप नहीं लोगे ये प्रोडक्ट, कोई इसका सब्स्टिट्यूट नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें सब्स्टिट्यूट एब्सेंस होता है। फुल कंट्रोल होता है, यानी कि यहाँ पे सेलर चाहे तो प्राइस को बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है बिना किसी हिचकिचाहट के, क्योंकि उसे लग रहा है कि डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस बढ़ा दी, उसे लग रहा है डिमांड कम है तो प्राइस कम कर दी, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है, बढ़ा घटा सकता है अपने कंट्रोल में। प्राइस मेकर होता है, ये प्राइस मेकर होता है, यही प्राइस बनाता है, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है और इलास्टिक डिमांड क्या होती है, लेस होती है, ठीक। ये फीचर समझ में आए। नेक्स्ट बात करते हैं इनके रिलेशन की, AR एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के रिलेशन की, कि मोनोपोली मार्केट में, तो मोनोपोली मार्केट में मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू ये कुछ इस टाइप में चलते हैं, ठीक है। उनका ये ग्राफ चलता है, यानी कि यहाँ पे आपकी जो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में यहाँ पे क्या है, सेलर जो प्राइस है उसने इतनी ऐसी रखी है जिससे कि इसके जो क्या हो, इसके आउटपुट ज़्यादा वो बेच सके, ठीक है, इसका ज़्यादा प्रॉफिट होता है इसमें। नेक्स्ट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के ऊपर बात करें तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के ऊपर बात किया गया है, यानी कि इसका मतलब होता है कि एक टाइप की चीज़ों के लिए बहुत सारे सेलर्स और बहुत सारे बायर्स होना। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आप देखते हो जनरल स्टोर, हर एक गली में कम से कम 3 से 4 जनरल स्टोर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अब लोग किस जनरल स्टोर के पास ज़्यादा जाते हैं, आप इस जनरल स्टोर के पास जाएंगे कि इस जनरल स्टोर के पास जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, मोनोपोलिस्टिक है। मान लेते हैं आपके एरिया में, आपका जो मोहल्ला है उस एरिया में सिर्फ एक ही जनरल स्टोर है, जनरल स्टोर छोड़ दीजिए, सिर्फ एक ही क्या है, मेडिकल स्टोर है, तो इसका मतलब वो मोनोपोली मार्केट हो गई। किसी को भी ज़रूरत होगी दवाई की, वो वहीं जाएगा, भले वो महंगी दवाइयाँ भेज देता हो आपको, लेकिन आप वहीं से लोगों, क्योंकि ज़रूरत पड़ी है ना, वही इकलौती शॉप है आपकी एरिया में। मोनोपोलिस्टिक, अब मान लीजिए 2-3 और खुल गई, ठीक, तो वो क्या हो गई, मोनोपोलिस्टिक, कि एक ही चीज़ को बेचने वाले 2-3 सेलर्स हैं, ठीक है, 2-3 सेलर्स आ गए, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं, ठीक। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं, कलर, टेस्ट, साइज और इनके फीचर्स, इन सब के अकॉर्डिंग इनका जो प्रोडक्ट होता है वो भी डिफरेंट होता है। फ्री एंटिटी होती है, कोई रोक टोक नहीं होती है इसमें। लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज होता है, हाँ यहाँ पे आपको जो नॉलेज होती है प्रोडक्ट्स को लेके वो थोड़ी कम होती है। पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस, यहाँ पे आप पार्शियल कंट्रोल करते हो प्राइस पर, ठीक है, पूरी तरीके से नहीं कर पाते हो, पार्शियल करते हो। क्यों, अब मान लेते हैं जैसे आप बाहर देखते हो सब्जी वब्जी लेने जाओ तो वहाँ पे क्या होता है, लाइन से एक ही चीज़ के, जैसे मान लीजिए प्याज आलू है, इसी के लाइन से सब लोग बैठे हुए हैं, एक से पूछा तो वो बता रहे 10 रुपये किलो, दूसरा बोलेगा वो भी 10 रुपये किलो बताएगा, तीसरा कह रहा है तीसरा कह रहा है 8 रुपये में ले लो, ठीक। तो आप किसके पास जाओगे, 10 वाले के पास कि 8 वाले के पास, 8 वाले के पास ना। तो वो क्या है, यहाँ पे आप थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हो, आप एकदम से भी प्राइस नहीं गिरा सकते, ठीक है। तो ये क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है। इसका जो इसमें AR और मार्जिनल रेट का जो रिलेशन होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। इस ग्राफ का मतलब है कि यहाँ पे सेलर्स ने प्राइस को कम कर दिया है जिससे कि उनका जो आउटपुट हो वो क्या हो सके, सेल आउट हो सके, ठीक है। ओलिगोपोली क्या होता है, ओलिगोपोली का मतलब होता है कि यहाँ पे सेलर्स बहुत कम है, यहाँ पे क्या है, मतलब सेलर्स हैं तो बट बहुत कम है,
ठीक, बहुत ज़्यादा नहीं है। कहते नहीं है इस टाइप के गुड्स मिलना बहुत रेयर होते हैं, ठीक, कुछ रेयर टाइप के गुड्स अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ कम सेलर्स होते हैं और डिमांड उसकी यानी कि नंबर ऑफ बायर्स वो ज़्यादा होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, ओलिगोपोली। अब अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे बात कर लें, आपके वहाँ पे क्लोथ्स की शॉप है, क्लोथ की सिर्फ 2 शॉप्स हैं और जो बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है, चीपेस्ट शॉप्स हैं। अब आपके लिए आपको जाना है मार्केट तो बहुत दूर जाना पड़ता है, आपके एरिया में इतनी ज़्यादा वो नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि सेलर्स कम है, बायर्स ज़्यादा है। अगर एक अच्छी सी मॉल वहीं पे लग जाए, आपके एरिया में बन जाए, तो वहाँ पे उसकी बिक्री ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं, ओलिगोपोली मार्केट, कि जहाँ पे सेलर्स कम होते हैं, बायर्स ज़्यादा होते हैं। फीचर्स क्या होते हैं कि इसमें फ्यू सेलर्स होते हैं एंड मैक्सिमम बायर्स होते हैं। ऑल दी फर्म प्रोड्यूस्ड होमोजेनियस, जितनी भी फर्म्स होती हैं वो अलग अलग होमोजेनियस प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। ऑल दी फर्म इंटरडिपेंडेंट, सभी फर्म्स इंटरडिपेंडेंट होती हैं और प्राइस रिजिडिटी होती है इसके अंदर। क्या ये बात समझ में आई? आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये था आपका हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसका पूरा 1 शॉट। आई होप ये चीज़ समझ में आई हो, अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। अब आप कहोगे मैम आपने माइक्रो इकोनॉमिक बता दी, मैक्रो का क्या होगा, मैक्रो में कैसे पढ़ा जाएगा, मैक्रो कब करेंगे मैम, 7 तारीख को पेपर है। अरे ठंड, 7 तारीख को पेपर है, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी आपको मिल जाएगी, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, ज़्यादा नहीं। बस आपने आज माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट किया, नेक्स्ट हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है माइक्रो इकोनॉमिक 1 शॉट रिवीजन, जिसमें हम लोगों ने हमारे पूरे 6 चैप्टर्स जो थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के उसको पूरा कंप्लीट किया है, ठीक। अब बात करेंगे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसका होगा 1 शॉट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप ये चीज़ अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करना और लाइक करना मत भूलना और शेयर करना भी मत भूलना।